तो आपको ये स्टेप समझ आए सभी को अच्छे से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक पेज बचा है, आपका रिसक्सटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब रिसक्सटेशन हम करवा तो रहे हैं, रिसक्सटेशन में हम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, उसकी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेस भी करा दिया है ना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी दे दिया, ये सब दे दिया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये सब प्रोसीजर करते टाइम डॉक्टर से कोई गलती ना हो, यानी कि इंजरी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो पीडियाट्रिशियन है वो फीमेल डॉक्टर है और उसके नेल्स एकदम बढ़िया बढ़िया हैं, अच्छे से उसने बढ़ा रखे हैं और बच्चे के मुंह में ले जाके एंटर करवा दिए, तो इंजरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बक्कल कैविटी की हो सकती है। तो वही कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि रिसक्सिटेशन करते टाइम बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, किस तरीके की इंजरी हो सकती हैं। केवल नाम पढ़ना है, रटने नहीं है। नाम पढ़ना है, नहीं पूछे जाते कॉम्प्लिकेशन, आज तक नहीं पूछे गए, केवल नाम पढ़ने हैं आपको, केवल प्रोसीजर ही पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। तो रिसक्सटेशन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बच्चे के सर्वाइवल के लिए नो डाउट रिसक्सटेशन तो हमें कराना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे नियोनेट को इंजरी हो जाती है। तो किस तरीके की इंजरी हो सकती है? एक तो होती है फ्रिक्वेंट इंजरी, यानी कि होती रहती है, जनरली हर तीसरे चौथे बच्चे में हो गई। और एक होती है रेयर, कि बहुत ही रेयर होगा, 1000 में से या 2000 में से एक आध बच्चे को ये वाली इंजरी होगी। तो रेयर में क्या हो गया, नर्व इंजरी हो गई। अब नर्व इंजरी कैसे हो सकती है कि आपने ईटी ट्यूब एंटर करवाई, एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने एंटर करवाई, ठीक है, उसकी वजह से, और लेरिंगोस्कोप आपने एंटर करवाया, तो उससे क्या हुआ कि कोई थ्रोट की या कोई नर्व जो हो सकती है वहाँ पे इंजर हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, आपको दिख रहा हो थोड़ा सा तो, कि बाई एंडोट्रैकियल ट्यूब, इसके थ्रू वो डैमेज हो सकती है, या फिर वोकल इंजरी हो सकती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है। तो ये बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कौन सा वाला पेज? अभी जो पढ़ा रही हूँ वो वाला? किसी को भी नहीं दिख रहा या आपको ही नहीं दिख रहा? बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो, बाकी लोगों को तो क्लियर दिख रहा है। आप एक बार वापस से ज्वाइन कीजिए, एंड करके एक बार वापस से ज्वाइन कीजिए, मैं वेट करती हूँ, तुरंत कीजिए लेकिन। अभी दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, तो हो सकता है वो नेटवर्क इशू की वजह से ही आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, मैं वापस से शुरू करती हूँ। तो क्या बताया मैंने, रेयर कॉम्प्लिकेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? नर्व इंजरी हो सकती है, कोई भी नर्व इंजरी हो गई। ठीक है, वोकल इंजरी हो सकती है, किससे होगी? एंडोट्रैकियल ट्यूब से होगी। या गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कैसे होगा कि आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब एंटर करवाई, लेकिन वो लेरिंग्स में ना पहुंच के कहाँ पहुंच गई, ईसोफेगस में पहुंच गई, और आपने बाहर से एयर एंटर करवा दी, तो क्या हो गया, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये फिजिशियन की वजह से हो रहे हैं, डॉक्टर की वजह से होंगे। बच्चे ने अपनी नर्व अपने आप इंजर थोड़ी की है, वोकल कॉर्ड को अपने आप इंजर थोड़ी किया है। कब हुआ? जब हम रिसक्सटेशन को अच्छे से नहीं करा पाए, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो ये तो बहुत रेयर है कि वोकल इंजरी हो गई या नर्व इंजरी होगी, ऐसा तो रेयर है। लेकिन फ्रिक्वेंटली हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए, नेक में इंजरी हो सकती है। कैसे? नेक की वजह से क्या होगा, हेड में कोई ट्रॉमा हो गया बाई मैनुअल रेस्पिरेशन, आप उसे रेस्पिरेशन करवा रहे हो, आप उसकी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। अब किसी ने, बच्चे जो, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उनके अंदर नेक होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बच्चे अपनी नेक होल्ड नहीं कर पाते हैं। मैं आपको माइलस्टोन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि नेक होल्डिंग कब आती है बच्चों के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी नेक होल्ड खुद से तो कर नहीं पा रहे, आपको ही उसकी क्या करना है, पोजीशन को मेंटेन करना है। और उसमें आपने बड़े झटके से उसकी गर्दन को अच्छे से नहीं पकड़ के झटके से नीचे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हेड ट्रॉमा हो जाएगा। रेस्पिरेशन करवा रहे हो आप, पोजीशन में लेके आ रहे हो, बच्चे को लिटा रहे हो, उस टाइम पे आपने अच्छे से नहीं रखा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होगा बेबी, उसको बहुत अच्छे से उसकी केयर करनी है। उसको ना रख के एकदम झटके से गर्दन उसकी नीचे कर दी तो क्या होगा, ट्रॉमा हो जाएगा। ब्लंट इंजरी बाई एंडोट्रेकियल ट्यूब, ब्लंट इंजरी वहाँ पे क्या है, आपने ट्यूब को एंटर करवाया, वहाँ से क्या हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हट गई, कोई वहाँ पे कट लग गया, तो उसकी वजह से भी वहाँ इंजरी हो सकती है। और क्या होगा, ये तो रही नेक या ऊपर वाले एरिया की बात। चेस्ट में क्या होगा, आप सीपीआर दे रहे हो, चेस्ट कंप्रेस करा रहे हो, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर को झेल सके, इसके लिए आपको बहुत हल्के हाथ से क्या देना है, उसको सीपीआर देना है। अगर किसी ने अपनी पूरी दम बच्चे पे निकाल दी तो क्या हो जाएगा, बच्चे की तो रिप्स हैं वो एकदम क्या है, बहुत इतना वो उसकी बोन्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा थोड़े से ही क्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो इसकी रिप्स क्या हो जाएंगी, क्रैक हो जाएंगी, रिप्स का क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और सलाइवा एंटर। जैसे कि आप उसको क्या दे रहे हो, सीपीआर दे रहे हो, ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हो उसको ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने के लिए। या फिर हमने यहाँ से ईटी ट्यूब के अंदर देखा था कि जो डॉक्टर है वो फूंक मारेगा उस एरिया में, वो पहले जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ईटी ट्यूब का, उसके अंदर क्या करेगा, वो फूंक मारेगा। तो उस टाइम पे क्या है, मान लीजिए डॉक्टर ही है, वो क्या है, टीबी का पेशेंट है या कोई बीमारी का पेशेंट है, तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो सलाइवा चली गई, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस चले गए, तो वैसे भी बीमार हो सकता है, कोई और सिक्रीशन जा सकता है, कोई बैक्टीरिया वायरस उसके थ्रू जा सकता है। तो उस टाइम पे जब आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करवा रहे हो, तो वहाँ पे अगर सलाइवा चली गई और वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उससे बच्चा भी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बात करती हूँ अपगार स्कोर। ये बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है अपगार स्कोर बताइए। अपगार स्कोर में क्या देखते हैं हम, अपगार स्कोर में जैसे इसका नाम का जो स्पेलिंग है इसी से चीज़ें क्लियर हैं, APGAR, बस आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब A फॉर एप्पल, P फॉर पैरट, ऐसे नहीं। ए से क्या देखेंगे हम, उसकी अपीयरेंस देखेंगे, यानी कि जो कलर कैसा है बच्चे का। अभी हमने इतना बार पढ़ा कलर पिंक होना चाहिए, कलर पिंक होना चाहिए, तो अपीयरेंस में क्या देख रहे हैं हम, उसका कलर देख रहे हैं। पी में क्या देख रहे हैं, उसकी पल्स रेट, पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट बोलूँ पल्स रेट बोलूँ, अभी एक ही बात समझिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी से क्या देख रहे हैं, उसकी पल्स रेट देख रहे हैं। जी से ग्रिमाइस, इसमें क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को छींक आई है कि नहीं आई है, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, वो एक्टिविटी देखते हैं। फिर इसके बाद है ए से क्या है, उसकी एक्टिविटी या टोन, एक्टिविटी या टोन से क्या है कि हाथ पैर मार रहा है कि नहीं, हाथ पैरों का मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। और आर से देखेंगे हम उसका रेस्पिरेशन। तो ऐसे अगर आपको याद रखना है कि ए से हम अपीयरेंस देख रहे थे, और अपीयरेंस में भी आपको याद रखना है कि क्या देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, किस कलर का बच्चा है। पी से पल्स देख रहे हैं, जी से उसका देख रहे हैं कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है, ठीक है। ए से क्या देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी, यानी कि हाथ पैर मार रहा है कि नहीं मार रहा, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो करता ही है बच्चा हाथ पैरों का, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आर से देखेंगे उसका रेस्पिरेशन। तो देखिए अब अपगार स्कोर में आपको लिखना क्या है, अपगार स्कोर द्वारा नियोनेट का रेस्पिरेशन एवं सर्कुलेशन को हम असेस कर रहे हैं। मेनली इस स्कोर से हम उसका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी देखते हैं जो हमें रिसक्सिटेशन में ज़रूरत पड़ी। रिसक्सिटेशन में हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे मैंने अभी पहला पॉइंट आपको रिसक्सिटेशन के स्टेप पढ़ाए थे, तो बोला था कि हमें बच्चे को नोटिस करना है, तो वो नोटिस करना था क्या, अपगार स्कोर ही था। अपगार स्कोर में ही हम लिखते जाएंगे, क्योंकि देखिए स्टाफ तो चेंज होते रहते हैं। अगर अपगार स्कोर नहीं होगा, मान लीजिए बच्चे की डिलीवरी हुई, उस टाइम पे दूसरा नर्सिंग स्टाफ था, नाइट शिफ्ट में हुआ था, उस टाइम पे दूसरा नर्सिंग स्टाफ था। अब अपगार स्कोर नहीं होता
और वो जो उस टाइम का जो नर्सिंग स्टाफ था वो सुबह चला गया कहाँ, अपने घर पे। अभी दूसरे स्टाफ की ड्यूटी है। अब उस स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे की बर्थ के टाइम पे पल्स रेट कितनी थी, उसको इसे बार बार चेक करना है कि नहीं करना है। इसीलिए अपगार स्कोर की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी बच्चे का अपगार स्कोर देखेगा तो वो देख के वैसे ही प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, पता लगा सकता है किसका, क्योंकि चलो कलर तो बाद में भी देख के पता चल जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का पता तो इसी से ही हम लगा पाएंगे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, कि 2 घंटे पहले इसकी हार्ट रेट इतनी थी और 4 घंटे बाद अब इतनी हो गई, इतना इसके अंदर जो है चेंजेस आए, कम हो रही है या बढ़ रही है। तो उस सब का पता लगाने के लिए अपगार स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। तो अपगार स्कोर में इस तरीके से ही एक चार्ट फॉर्म में होगा, इस तरीके से बना होगा, ऐसे उसमें कॉलम से होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें स्कोरिंग करनी है, बच्चे की स्कोरिंग करेंगे, बच्चे को नंबर देने हैं। किस बच्चे को हम 0 नंबर देंगे, किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर वाला बच्चा जो है वो सबसे अच्छा है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने मिलने चाहिए बच्चे को, तब ये पास होगा। 0 नंबर वाला तो फेल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्कोरिंग की हमने 0 स्कोर, 1 स्कोर, 2 स्कोर। 0 स्कोर पे पुअर स्कोर है, 1 दिया है तो गुड है, और 2 पे क्या है, एक्सीलेंट। मतलब यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर की ज़्यादा, अच्छा बच्चा है इस तरीके से। तो ए से हमने अपीयरेंस देखा, तो किस बच्चे को 0 मार्क्स देंगे हम, जिसके स्किन का कलर कैसा होगा, ब्लू या पेल, यानी कि उसके अंदर रेस्पिरेशन ढंग से नहीं हो रहा है, उसका क्या है, साइनोटिक बेबी है। ये कैसा बेबी है, साइनोटिक है, ऑक्सीजन नहीं है प्रॉपर, कलर उसका पिंक नहीं है, तो क्या देंगे, 0 नंबर देंगे। लेकिन 1 किसको देंगे, देखिए 1 किसको देंगे, जिसकी बॉडी तो पिंक है, यानी कि जो ट्रंक वाला पार्ट है वो तो पिंक है, लेकिन लिम्ब कैसे हैं उसके, ब्लू हैं, यानी कि आधा तो पिंक कलर का है, आधा ब्लू कलर का है। उसको कितनी मार्किंग करेंगे, 1। और जो पूरा का पूरा पिंक है उसको 2 मार्किंग देंगे। इसी तरीके से पल्स देखेंगे, यहाँ पे तो 0 किसको देनी है, जिसकी पल्स हम मेज़र ही नहीं कर पा रहे, जिसमें पल्स रेट आई नहीं रही, उसको 0 नंबर देना है। या फिर हार्ट रेट, ठीक है, यहाँ पे 100 से कम है तो सही, लेकिन 100 से कम है तो उसको 1 नंबर देंगे, और जिसकी 100 से ज़्यादा है उसको कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। फिर उसके बाद उसकी जीभ और ग्रिमाइस को देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, 0, जिसका कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो बच्चा रोया, ना उसने स्नीज किया, ना तो उसने छींक मारी, ना ही वो रोया, तो क्या है, 0 नंबर देंगे। फेबल है, यानी कि हल्का रो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, उसको 1 नंबर देंगे। और जिसका दोनों ही चीज़ ठीक है, क्राई भी किया, स्नीज भी किया, यानी कि छींक भी मारी, तो उसको 2 नंबर देंगे। फिर उसके बाद उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो 0 मार्क्स, थोड़े थोड़े कर रहा है तो 1 हो गया, और जो प्रॉपर एक्टिव है, हाथ पैर का मूवमेंट कर रहा है ना, और रोया भी था, ये सब किया उसने, तो उसको क्या दे देंगे, 2 मार्क्स दे दिए। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन शुरू ही नहीं किया, नील 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 लिखा है, यहाँ पे नील लिखा है सारा, शुरू ही नहीं किया, तो क्या हो गया, 0 दे दिया। इर्रेगुलर है, यानी कि कभी तो ठीक ठाक चलता है, कभी बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं करता है, इर्रेगुलर है, तो उसको 1 दे देंगे। और जिसका रेस्पिरेशन रेगुलर है उसको क्या दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, तब आप पूछिएगा कुछ। अपगार स्कोर जो है, इसमें कितने पॉइंट थे अपने, 5 पॉइंट थे। मैंने बोला कि हमारी बेस्ट मार्किंग क्या है, 2 है। अगर हम 1 को 2 देंगे तो 5 पॉइंट में कितने मार्क्स आने चाहिए बच्चे के, 10 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 10 आने चाहिए। तो मैक्सिमम अपगार स्कोर कितना रहेगा, 10 रहेगा, और मिनिमम कितना रहेगा, 0 रहेगा। जो 0 स्कोर वाला बच्चा है उसके तो 0 ही नंबर है, सब चीज़ में उसको APGAR सब में 0 0 मिला, तो मिनिमम कितना हो गया, 0 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम कैसे हेल्प मिलेगी हमें अपगार स्कोर से पता लगाने में कि बच्चा हेल्दी है या थोड़ा इसका रेस्पिरेशन ठीक नहीं चल रहा है, उसका पता लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर बच्चे की मार्किंग जो है वो 8 to 10 है, बच्चे का अपगार स्कोर 8 to 10 आया, इसका मतलब क्या है, हेल्दी चाइल्ड है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन की उसे ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए स्टाफ चेंज हो गया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें हर इतनी देर में इस बच्चे के वाइटल्स लेने हैं, इसी से पता चलेगा। अगर अपगार स्कोर उनके हाथ में 8 से 10 है
तो बार बार उन्हें वाइटल्स चेक करने की ज़रूरत थोड़ी है। पल्स रेट देखने जा रहे हैं या रेस्पिरेटरी रेट हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से 6-6 घंटे के गैप से भी चेक कर सकते हैं। अगर जो बच्चा है उसका अपगार स्कोर जो है वो 6 से 8 आया, यानी कि थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, एस्फाइजिया है बच्चे के अंदर, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, उसके अंदर थोड़ा साइनोटिक है, तो यहाँ पे हम उसे ऑक्सीजन दे देंगे। फिर 4 से 6 किसका आएगा? जिसको बहुत ज़्यादा एस्फाइजिया है, जिसके हार्ट रेट भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे उसको? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये सारा प्रोसीजर करवाएंगे। और अगर 4 से भी कम आया, यानी कि हार्ट रेट भी 60 से कम हो गई, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे अब उसे हमें एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा। इसके लिए बच्चे को हम NICU में क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो अपगार स्कोर से इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है बच्चे की एक्टिविटी को नोटिस करने की, या उसका बार बार रेगुलर चेकअप करने की, वाइटल्स को चेक करने की। इसका स्कोरिंग आप याद रखिएगा, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 0 है। समझ आया आपको? कुछ पूछना है किसी को?